Welcome students. So today we are going to start our new topic and the name is accounting equation. तो सर हम आज इंशाल्लाह ये सीखेंगे कि what is actually accounting equation. सबसे पहले एक बात यहाँ पे समझने की जरूरत है कि किसी भी चीज को हम अगर इक्वेशन कहते हैं तो सर इसका मतलब क्या है. एक चीज को हम इक्वेशन कह रहे हैं तो why we say equation. So सबसे पहले हमें ये समझना है what is equation. सर अगर इक्वेशन की हम छोटी सी डेफिनेशन यहां बताएं आपको कि एनी स्टेटमेंट दैट आर बोथ इक्वल फ्रॉम बोथ साइड इज कॉल्ड एज इक्वेशन एंड द अदर डेफिनेशन इज एनी स्टेटमेंट दैट कंटेन्स द साइन ऑफ इक्वल्स टू इज कॉल्ड एज equation. So now what is accounting equation? That was equation. Now we are going towards accounting equation. So sir, we have accounting equation like this. Assets is equals to capital plus liabilities. As हमारे जितने भी लास्ट लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने तमाम चीजें सीखी कि सर 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन है, एसेट क्या है, लायबिलिटीज क्या है, कैपिटल क्या है, इसको हमने डिटेल में देखा है. आज हम इस अकाउंटिंग इक्वेशन को डिटेल में देखने जा रहे हैं. सर अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कह रही है आपसे, एसेट्स बराबर है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के. ओके, सबसे पहले मैं बात करता हूं एसेट्स की. आप जानते हैं कि एसेट्स आर रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस थ्रू विच वी रन आउट आवर बिजनेस. एसेट्स क्या है, हमारे रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूटिलाइज करके अपने बिजनेस को रन आउट करते हैं और रेवेन्यू जनरेट करते हैं. ओके, सो सर जब हम एसेट्स को रिसोर्सेज कह रहे हैं एंड रिसोर्सेज मींस दैट प्रोवाइड बेनिफिट टू एंटिटी, तो सर हर एक रिसोर्स का एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर सोर्स होता है. ओके, सो सर इसी तरह ये एसेट्स जो बिजनेस में आते हैं ये भी एक सोर्स से आते हैं. सर वो क्या सोर्सेज हैं, आइए वो दोनों सोर्सेज हमारे सामने लिखे हुए हैं. सर वो है कैपिटल और लायबिलिटीज. सर क्या मतलब, मैं बेसिक सी एग्जांपल देता हूं. आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ पैसे आपके पास मौजूद थे, उससे आपने फॉर एग्जांपल एक गाड़ी खरीद ली बिजनेस के लिए. तो सर ये पैसे आपके अपने ऑनर की अपनी जेब का पैसा था. यस, दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ कैपिटल. नाउ यू नीड मोर एसेट्स, आपको मजीद एसेट्स चाहिए. सर पैसे नहीं है. ओके, नाउ यू आर गोइंग टुवर्ड्स बैंक फॉर लोन. आप बैंक गए, आपने लोन ले लिया. ठीक है सर, जैसे ही आपने लोन लिया आप जानते हैं कि लोन मैंने लिया, मुझे रीपे करना है और बिजनेस के ऊपर क्या आ गई, एक लायबिलिटी. वो लोन लेके मैंने मजीद एसेट्स खरीद लिए. तो पता ये चला कि जो एसेट्स हैं, जो सोर्सेज हैं, ये अरेंज हो सकते हैं दो सूरतों में. या तो मालिक शेयर होल्डर्स अपनी जेब से पैसा लगाएं या फिर लोन की सूरत में किसी आउटसाइडर से उधार लेकर वो पैसा लाएं और उस पैसे के थ्रू क्या खरीद लें, सर एसेट्स खरीद लें. ओके, सो सर बहुत बेसिक सी बात करने जा रहा हूं. ये एसेट्स हमारे रिसोर्सेज हैं और ये रिसोर्सेज अरेंज क्या होते हैं, थ्रू दीज सोर्सेज. सो दीज बोथ आर सोर्सेज फॉर एसेट्स. Yes, these are the sources of assets and assets are resources through which we continue, we run out our business. Okay, so that was accounting equation. So assets is always be equals to capital plus liability. Okay, मैं इसको यहाँ प्रूफ करता हूँ. सर मैंने जो गाड़ी अपने जेब से पैसों से खरीदी थी वो फॉर एग्जाम्पल $20,000 की थी. Okay, sir, then so I said that will become part of capital. आप जब बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे थे तो ये पैसे आपके पास अपने थे, आपने इसकी गाड़ी खरीद ली. नाउ यू नीड मोर एसेट्स, यू नीड फर्नीचर फॉर एग्जांपल. सो फर्नीचर सर आपने लोन के थ्रू खरीदा, बैंक से लोन लिया $5,000 का और आपने जो है वो फर्नीचर खरीद लिया. अगर मैं इस चीज को इक्वेशन में पुट करता हूं तो क्या ये इक्वेशन बराबर आएगी? चल अगर बराबर नहीं आती तो हम इसको इक्वेशन नहीं कह सकते, बिकॉज इक्वेशन का हमने रूल क्या पढ़ा है, जो उसके लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. ओके, सो आइए सर सबसे पहले मेरे पास दो तरह के एसेट्स मौजूद हैं. सर एक मैंने जो $20,000 की एक कार खरीदी थी, दूसरी मैंने $5,000 का फर्नीचर खरीदा है. सर दोनों एसेट्स को जब मैंने टोटल किया तो मेरे पास टोटल एसेट्स कितने के होगा सर, 25,000 के सर मेरे पास एसेट्स मौजूद है. सर इस 25,000 के एसेट्स में 20,000 के एसेट्स ऐसे हैं जो मैंने अपनी मालिक शेयर होल्डर ऑनर ने अपने पर्सनल फाइनेंस से वो गाड़ी खरीदी थी. तो सर उसको मैंने बना दिया पार्ट ऑफ कैपिटल. ओके,
देन सर मैंने एक एसेट और खरीदा था, लेकिन वो एसेट मैंने लोन के थ्रू खरीदा था, तो मेरे ऊपर एक क्या आ गई, लायबिलिटी, जिसको मैंने फ्यूचर में पे ऑफ करना है। तो सर $5000 का जो है वो मेरे पास लायबिलिटी है। अब अगर सर इन दोनों साइड्स को मैं आपस में ऐड करता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरे पास दोनों साइड्स आपस में क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, सो ये मैंने बेसिक सी एग्जांपल से यहां पे प्रूव किया कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो यूं जाके कंप्लीट होगी। ओके, नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। ओके सर, अब मैं आपके साथ इससे पहले कि मजीद हम अकाउंटिंग इक्वेशन की कोई एग्जांपल करने जाए, मैं आपके साथ कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाह रहा हूं। इंशाल्लाह उसके बाद हम जो है वो अपने अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओके सर, सबसे पहले एग्जांपल्स ऑफ हेड्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर, आप जानते हैं हमने आपको 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स का एक शॉर्ट फॉर्म बताया हुआ है जिसको हमने क्लियर के नाम से याद रखा हुआ है, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड रेवेन्यू। ओके, तो सर अगर मुझे ये नहीं पता होगा कि क्या चीजें एसेट्स हैं, क्या चीजें लायबिलिटीज हैं, क्या रेवेन्यू है, क्या एक्सपेंस है, तो सर मैं अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में उन चीजों को ठीक जगह पे पुट नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट इज क्लियर, वी शुड क्लियर द क्लियर। ओके, यानी कि हमें क्लियर यानी कि 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स को यहां पर बहुत ज्यादा क्लियर करना है। आइए सबसे पहले सर मेरे पास पहला कॉलम है मेरे पास एसेट्स का। एसेट्स में सर मेरे पास कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मली हमारे बिजनेस के एसेट्स का पार्ट बनती हैं। सर उसमें सबसे पहले देखिए बिल्डिंग है, हमने एक बिल्डिंग अपने ऑफिस बनाया हुआ है जहां पे हम बैठ के सारा काम करते हैं। दूसरा हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं। सर उन इक्विपमेंट्स फॉर एग्जांपल हमारे कंप्यूटर्स हो गए, हमारे जितने स्प्लिट एसीज वगैरह हो गए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हम इक्विपमेंट में लेके जाएंगे। सर उसके बाद लैंड हो गई, सर कैश हो गया। ओके, अच्छा आपसे मैंने पिछले लेक्चर में एसेट्स की 2 तरह की टाइप्स बताई थी, ठीक है, एक सर टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। और टेंजिबल में हमने मजीद 2 टाइप्स की थी जिसको हमने करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स का नाम दिया था। सर हमने आपसे कहा था कि ऐसे एसेट्स जो बिजनेस को बेनिफिट दे मोर देन 1 ईयर तक, दीज ऑल आर फिक्स एसेट्स। सो देखें, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स एंड लैंड, ये ऐसे एसेट्स हैं जो बिजनेस को बेनिफिट देते हैं मोर देन 1 ईयर। सो दीज आर फिक्स एसेट्स, दीज आर फिक्स एसेट्स। एंड कैश, बैंक, ओके, ये तमाम एसेट्स जो अब मैं लिखने जा रहा हूं, ये तमाम के तमाम कौन से एसेट्स होंगे सर? करंट एसेट्स होंगे। ओके सर, कैश, सर बिजनेस को चलाने के लिए कैश इंतहाई जरूरी है। आप जानते हैं कि बड़े बड़े बिजनेस लॉसेस की वजह से बंद नहीं होते, लेकिन अगर कैश की मिसमैनेजमेंट हो जाए तो बिजनेस बंद हो जाते हैं। तो दैट्स व्हाई कैश इज वेरी इंपॉर्टेंट आइटम फॉर एनी बिजनेस। सर देन बैंक, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हो ये भी आपके करंट एसेट का पार्ट है। सर देन आपके पास एक इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है अकाउंट रिसीवेबल। सर अगर मैं इसको बहुत आसानी से तर्जुमा करूं, अकाउंट रिसीवेबल, सर ऐसा अकाउंट जिसको आपने रिसीव करना है फ्यूचर में, रिसीवेबल आपको मिलेंगे बाद में। सर क्यों मिलेंगे? क्योंकि सर मैंने उधार पे सेल किया होगा, मैंने क्रेडिट पे सेल किया हुआ होगा। दैट्स व्हाई आई विल गेट द अमाउंट इन फ्यूचर। ओके, सो अकाउंट रिसीवेबल एक ऐसा अकाउंट जब हम क्रेडिट पे सेल्स करते हैं तो ये अकाउंट जनरेट हो जाता है कि हमने किसी को क्रेडिट पे सेल की, उससे हमने पैसे फ्यूचर में लेने हैं। जो पैसे लेने हैं उसको हम अकाउंटिंग टर्म में क्या कहेंगे सर? अकाउंट रिसीवेबल। ओके, सो ये हमारी टर्म हो गई, ये भी हमारा करंट एसेट का पार्ट है। सर उसके बाद स्टॉक इन्वेंट्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम, बिकॉज इन्वेंट्री एक, सबसे पहले मैं बता दूं कि इन्वेंट्री क्या होती है। देखें, आप जिस चीज का बिजनेस करते हैं वो चीज आपकी इन्वेंट्री है। सर आपके गाड़ियों का शोरूम है तो गाड़ियां आपकी इन्वेंट्री है। सर आपका फर्नीचर का शोरूम है, सर फर्नीचर आपका इन्वेंट्री है। सर आप जो है वो अगर रिटेल स्टोर्स की तरफ चले जाएं तो जितने भी खाने पीने के आइटम्स वो बेच रहे हैं, सर वो सब उनकी क्या है? इन्वेंट्री। सर आपकी शूज का जो है ना वो बहुत बड़ा बिजनेस है, वो शूज आपकी इन्वेंट्री। तो सिंपल इज दैट anything that are in which you are dealing, you are reselling these items, those items is called as stock, inventory, merchandise, goods। ये चारों नाम हम इसको देते हैं, मैंने 2 लिखे हुए, स्टॉक, इन्वेंट्री, गुड्स भी कह सकते हैं इसको, और मर्चेंडाइज भी कुछ बुक्स में आपको मिलेगा। तो सर ये होगा इन्वेंट्री।
अब याद रखें, इन्वेंट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ एनी बिजनेस। इसको हम फ्यूचर आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे और IS2 देख रहे होंगे इसके ऊपर। ओके सर, देन स्टेशनरी बिजनेस के अंदर हम जितना भी जो है ना वो आप जानते हैं कि स्टेशनरी का आइटम होता है, पेन, जितने भी हमारे पास जो है वो हमारे पेपर्स होते हैं, प्रिंटिंग पेपर्स, ये तमाम चीजें हमारी स्टेशनरी में आएंगी। सर ये भी हमारा करंट एसेट है, ये भी हमारा करंट एसेट है, क्योंकि ये तमाम चीजें बिजनेस को बेनिफिट देती हैं, कैश, बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, स्टेशनरी, बट फॉर लेस देन 1 ईयर। सर 1 साल से कम अरसे तक ये हमें क्या देती हैं, बेनिफिट देती हैं, जब भी हमने इनको करंट एसेट कहा। उसके बाद सर आखिरी चीज लिखी हुई है इंटरेस्ट रिसीवेबल। सर रिसीवेबल किसी भी किस्म का हो, अगर वो रिसीवेबल विद इन ईयर है, विद इन 12 मंथ्स के अंदर अंदर हमें वो पैसे रिसीव हो जाएंगे, सर उसको हम करंट एसेट कहेंगे। और अगर एक ऐसा रिसीवेबल हो जो हमें फॉर एग्जांपल 3 इयर्स के बाद मिलेगा, सर वो आपका क्या होगा, लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट। ओके, उसको फिर हम करंट में नहीं रखेंगे बल्कि फिक्स एसेट्स में रखेंगे। नाउ वी आर इंटरेस्ट रिसीवेबल का मतलब सर क्या हो सकता है, आपने फॉर एग्जांपल बैंक में अपने पैसे को फिक्स कराया हुआ है और बैंक ने आपको कुछ दिनों के अंदर बैंक आपको इंटरेस्ट देने वाला है, तो आपका यस वो आपकी इनकम है, ठीक है, तो आपने बोला इंटरेस्ट रिसीवेबल, यस फ्रॉम बैंक यू हैव अ रिसीवेबल, आपको बैंक ने इंटरेस्ट देना है, सो दिस इज योर करंट एसेट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लायबिलिटीज। सर लायबिलिटीज आप जानते हैं बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर उसके अंदर भी 2 तरह की टाइप्स हैं, फिक्स और करंट लायबिलिटीज। लोन वगैरह आपकी फिक्स लायबिलिटीज है, क्योंकि आप नॉर्मली 3 इयर्स 5 इयर्स का लोन ले रहे होते हैं, तो ये आपको 3 सालों 5 सालों में पे ऑफ करना पड़ रहा होता है, ये आपकी क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। देन सर आपका नोट्स पेएबल। सर नोट्स पेएबल याद रखें, सिंपल इज दैट, आप किसी से कोई भी चीज खरीदते हैं और आपने उससे कहा कि मैं आपको पेमेंट करूंगा फॉर एग्जाम्पल 3 इयर्स आफ्टर, तो सर आपने उससे एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, एक पीस ऑफ पेपर साइन कर लिया कि मुझे इसे, और या जो आपका सप्लायर है उसने आपके साथ जो है वो एग्रीमेंट साइन कर लिया कि सर आप मुझे 3 सालों बाद जो है वो पेमेंट करेंगे, तो सर वो जो एग्रीमेंट है वो पीस ऑफ पेपर जो है दैट विल बी कॉल्ड एज नोट्स पेएबल। नॉर्मली दिस इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। सर डिबेंचर्स, इसको हम डिटेल में देख रहे होंगे अपने कंपनी अकाउंट्स के अंदर। सर डिबेंचर्स क्या होते हैं, एक सिंपल सी बात है, एक पीस ऑफ पेपर होता है जो कंपनी इशू करती है और इसके अगेंस्ट लोगों से पैसे ले लेती है। वो जो पीस ऑफ पेपर है वो एक सबूत होता है आप पैसे देने वाले के पास कि मैंने इस कंपनी को $2000 फॉर एग्जांपल दिए, तो सर वो उस पेपर के ऊपर आपके नाम के साथ, कंपनी के स्टैम्प के साथ $2000 लिखे होंगे और कंपनी इस बात को इंश्योर करेगी कि यस दिस पर्सन हैव गिवन अस $2000, तो सर वो जो पीस ऑफ पेपर है वो आपका क्या है, डिबेंचर बन जाएगा। ओके, बॉन्ड भी इसको कहते हैं कुछ कंट्रीज में, हम यहां पर डिबेंचर्स के नाम से भी याद करते हैं उसको। सर बॉन्ड नीचे आ गया, सेम चीज है जो डिबेंचर को मैंने एक्सप्लेन किया, नाम का डिफरेंस है। सर बैंक ओवरड्राफ्ट, सर क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बैंक ओवरड्राफ्ट। सर आपके अकाउंट में फॉर एग्जांपल $10,000 पड़े हुए थे, ठीक है, लेकिन आपने किसी को चेक दे दिया $12,000 का, ठीक है, सो $12,000 का चेक दे दिया, आपके अकाउंट में 10,000 रखे हुए हैं, सर वो चेक क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर आपके अकाउंट में उतने पैसे मौजूद थे, लेकिन सर वो बाउंस नहीं होगा एक सूरत में, सर जब आपने बैंक से जाकर एक अरेंजमेंट किया हुआ होगा। सर क्या अरेंजमेंट किया होगा, आपने बैंक से कहा होगा कि मेरा अगर चेक आता है और वो अमाउंट ज्यादा होती है चेक की, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसे कम होते हैं, तो आप वो चेक कैश कर दिया करें, हम आपको बाद में पे कर देंगे। तो बैंक का और आपका अरेंजमेंट हुआ हुआ है, एग्रीमेंट हुआ हुआ है, तो सर आप अपनी लिमिट से जो पैसे मौजूद हैं उससे जितने ज्यादा पैसे निकालेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि आपने अपने बैंक अकाउंट से उतने पैसे निकाल लिए जितने आपके अकाउंट में मौजूद नहीं बल्कि उससे ज्यादा निकाल लिए। तो सर वो जो 10,000 मौजूद थे, 12,000 का चेक आपने इशू किया था, 2,000 जो ज्यादा आपने बैंक से विड्रॉ कर लिए, दैट विल बी कॉल्ड एज बैंक ओवरड्राफ्ट एंड दिस इज योर करंट लायबिलिटी, क्योंकि नॉर्मली बैंक आपसे कुछ महीनों के अंदर अंदर ये पैसे वापस ले लेता है। ओके, नेक्स्ट है सर हमारा अकाउंट्स पेएबल। जैसे अकाउंट रिसीवेबल है, सेम उसको ऑपोजिट क्या है सर, अकाउंट्स पेएबल। जो क्रेडिट पे सेल करेगा, जो सेलर होगा उसके लिए अकाउंट रिसीवेबल है, क्योंकि वो पैसा फ्यूचर में सेलर को, सप्लायर को मिलेगा, जबकि जो परचेजर होगा उसने वो पैसा
पे करना है फ्यूचर में, तो उसके लिए क्या है, लायबिलिटी है, फ्यूचर में उसने आपको पैसे देने हैं, तो वो उसको किस नाम से याद रखेगा सर, अकाउंट्स पेएबल। हम नॉर्मली अकाउंट्स पेएबल की टर्म तब इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब हम गुड्स वगैरह, इन्वेंट्री वगैरह बाय आउट कर रहे होते हैं, परचेस कर रहे होते हैं रीसेल पर्पस के लिए, तो अकाउंट्स पेएबल जो है वो हमारा स्पेसिफिकली उस पर्पस के लिए यूज हो रहा होता है। सर इसके बाद हमारे पास सैलरीज पेएबल। सर आपने अपने एम्प्लॉइज की सैलरीज देनी है, आप नॉर्मली एरियर्स में सैलरीज दे रहे होते हैं, यानी कि एम्प्लॉइज पहले सर्विसेज देते हैं आपको, फिर आप उनको पे आउट करते हैं। जैसे कि 1 से लेकर 30 तक एम्प्लॉय ने जॉब की, आपने उसको 5 तारीख को सैलरी देनी है, तो सर 30 तारीख जैसी पहुंची आपके ऊपर एक लायबिलिटी आ गई। सर किस चीज की लायबिलिटी आ गई, कि एम्प्लॉय को मुझे सैलरी देनी है, दैट विल बी कॉल्ड एज सैलरीज पेएबल। तो आपके लिए करंट लायबिलिटी है। सर क्यों करंट लायबिलिटी, बिकॉज आपको कुछ दिनों के अंदर अंदर ही अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी होगी। उसके बाद सर इंश्योरेंस पेएबल, आपने अगर अपने इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदी हुई है तो सर आपको इंश्योरेंस कंपनी को भी उनको पे आउट करना होता है, तो वो भी आपके ऊपर एक लायबिलिटी है। सर इंटरेस्ट पेएबल, जैसे एक के लिए इंटरेस्ट रिसीवेबल है, दूसरे के लिए इंटरेस्ट पेएबल। चूंकि बैंक से आपने रिसीव करना था, तो बैंक के लिए वो क्या है, इंटरेस्ट पेएबल, बैंक ने पे करना है, सो उसके लिए इंटरेस्ट पेएबल, और आपके लिए इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो जिसके लिए रिसीवेबल है उसके लिए एसेट है, उसके पास पैसा आने वाला है, और जिसने देना है उसके लिए क्या है, लायबिलिटी। सर अगला हेड है हमारे पास कैपिटल का। कैपिटल आप जानते हैं कि रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज है जिससे हम बिजनेस स्टार्ट करें, वो तमाम के तमाम रिसोर्सेज किसका पार्ट बन जाते हैं सर, कैपिटल का पार्ट बन जाते हैं। सर ये कैपिटल चेंज भी हो सकता है। सर कैसे चेंज हो सकता है, कि आपने फर्दर इन्वेस्टमेंट कर दी, आपने पहले बिजनेस शुरू किया $10,000 से, बाद में आपको बिजनेस बहुत अच्छा लगा, आपने मजीद $5,000 डाल दिए, तो सर ये जो 5,000 आपने मजीद इन्वेस्ट किए, दैट विल आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ कैपिटल। सर शेयर परचेज भी, आप कंपनीज जो है वो नॉर्मली शेयर इशू कर रही होती हैं, तो सर जो भी उस कंपनी के शेयर्स खरीदेगा वो उस कंपनी के कैपिटल को इंक्रीज कर देगा, ठीक है सर, तो दैट विल बी आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट है सर हमारे पास हेड रेवेन्यू, जो हमारा 4th हमारा हेड है। रेवेन्यू सर क्या है, अमाउंट जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। आप अपने बिजनेस ऑपरेशन से जितना अमाउंट जनरेट करते हैं वो तमाम का तमाम क्या बन जाता है सर, रेवेन्यू का पार्ट बन जाता है। सर उसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं सर, अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं तो आप गुड्स को सेल आउट करते हैं, तो आप सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। सर इसके अलावा अगर आप सर्विस बिजनेस कर रहे हैं, आप चीजें बेचते नहीं है, आप अपनी सर्विसेज देते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गए, तो ये सब सर क्या है, आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो सेल्स और रेवेन्यू का छोटा सा डिफरेंस याद रखें, नॉर्मली इसको डिफरेंशिएट नहीं किया जाता, लेकिन एक बेसिक सी बात याद रखें, अगर आप गुड्स को सेल आउट कर रहे हैं तो सर आपकी सेल्स क्रिएट होती हैं, और अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो सर आपका रेवेन्यू क्रिएट होगा। ओके, देन इनकम भी है रेवेन्यू का पार्ट, और कमीशन वगैरह, आपने कोई कमीशन, देखें मेन ऑपरेशन से हटकर जितने भी आप इनकम जनरेट करते हैं वो सारी अदर इनकम कहलाती है। फॉर एग्जांपल आपकी शूज की शॉप है, आप शूज बेचते हैं, तो शूज बेच के जितना अमाउंट आएगा सर वो सेल्स का पार्ट बनेगा। लेकिन आपके साथ वाली दुकान भी आपकी, आपने रेंट पे दी हुई है, तो रेंट इनकम भी आती है। आप कमीशन पे भी काम कर रहे होते हैं, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाते हैं उससे कमीशन लेते हैं, सर वो कमीशन भी आपकी इनकम है। लेकिन मेन ऑपरेशन से हट के जितनी इनकम है वो सारी अदर इनकम, जैसे मैंने एग्जांपल दी, रेंट इनकम, कमीशन इनकम। लेकिन शूज बेच के जो रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हैं सर वो सेल्स का पार्ट बनेगा। ओके सर, इसी तरह इंटरेस्ट भी आपकी इनकम हो सकती है, अगर आपने पैसा जो है वो बैंक में फ्रीज किया हुआ है और आपको हर साल जो है वो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो वो भी आपकी इनकम है। सर अगला है हमारे पास, और फाइनल हेड है हमारे पास एक्सपेंसेस का। सर एक्सपेंसेस आप जानते हैं क्या होता है, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स इज कॉल्ड एज एक्सपेंस। हमसे कभी भी किसी रिसोर्स का आउटफ्लो हो जाता है, हम उसको बोलते हैं हमारा एक्सपेंस है, चाहे वो कैश की सूरत में हो या इन काइंड पेमेंट हो। ओके, एक्सपेंसेस के अंदर सर क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, सैलरी आपका बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है, रेंट वगैरह आपका एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम आपका एक्सपेंस है सर, इंश्योरेंस इंटरेस्ट एक्सपेंस, आपने अगर लोन लिया हुआ है बैंक से तो आपको उनके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वो आपका एक एक्सपेंस है सर। सेल टैक्स वगैरह आपने पे आउट करना होता है, ये आपका एक एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउ, सर डिस्काउंट अलाउ क्या है कि आपने कस्टमर्स को अपनी सेल्स इंक्रीज करने के लिए अपने कस्टमर्स को नॉर्मली आप डिस्काउंट दे रहे होते हैं कि यार ताकि मेरा कस्टमर बल्क में परचेजिंग कर ले मुझसे, तो उससे आपकी सेल बूस्ट हो जाती है। लेकिन आपने उसको जो डिस्काउंट अलाउ किया है सर वो आपके किस हेड में जाके हिट होगा, वो आपके एक्सपेंस के हेड में जाके हिट होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। ओके सर, इसी तरीके से जब डिस्काउंट अलाउ को हम अपना एक्सपेंस कह रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव को हम अपनी इनकम कहेंगे। यहां पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देते चलूं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सर व्हाई डिस्काउंट अलाउ इज एक्सपेंस एंड डिस्काउंट रिसीव इज इनकम। सर सुनिएगा और से,
एक टर्म है अकाउंटिंग की कि एक्सपेक्टेड इनफ्लो अगर कम हो जाए तो आपका एक्सपेंस है, और एक्सपेक्टेड आउटफ्लो अगर कम हो जाए तो आपकी इनकम है। सर एक्सपेक्टेड इनफ्लो कम होने से क्या मुराद है? आपने सोचा था कि मेरा एक आइटम है, प्रोडक्ट बी है मेरे पास, मैंने सोचा था कि इस प्रोडक्ट को मैं $200 का बेचूंगा, लेकिन सर हालात ठीक नहीं थे, मार्केट में उसकी वर्थ नहीं थी, मैंने वो $200 का नहीं बेचा। सर मैंने बेचा उसको $180 का। सर मेरे पास अगर बेचता है 200 का तो मेरे पास कितने आते? $200, लेकिन अब मेरे पास कितने आएंगे? $180। तो सर एक्सपेक्टेड इनफ्लो क्या हो गया? कम हो गया। सर कितने से कम हो गया? $20 से। सर ये जो $20 है ये मेरा क्या हो गया? एक्सपेंस। अच्छा, आप खरीदने वाले के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, उसको पता था ये कि 200 की चीज है, वो जहन बना के गया हुआ था कि मुझसे 200 जाने वाले हैं, मैं 200 दूंगा तो एक चीज आएगी, लेकिन आपने आगे से ऑफर लगाई हुई थी, आपने डिस्काउंट दिया हुआ था, तो उसका आउटफ्लो कम हो गया। उसका आउटफ्लो होना 200 था, लेकिन अब कितना होगा सर? $180 होगा। सर उसका आउटफ्लो जो है वो $20 से कम हो गया। सर उसका जब $20 से आउटफ्लो कम हो गया तो उसके लिए क्या बन गई? ये इनकम बन गई। जाने ज्यादा थे, गए कम, दैट विल बिकम द इनकम फॉर द पर्सन। सो सर ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम अकाउंटिंग इक्वेशन को फर्दर देख रहे होंगे, एग्जांपल के साथ सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह फिर इसको कंक्लूड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।